मैं हरिओम तिवारी, संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, जनसंग्राम पार्टी, आज न्यायपालिका से संबंधित कुछ बातें मैं आप सब लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, निरपेक्ष न्यायपालिका है, स्वायत्त न्यायपालिका है और इसे कॉलेजियम दिया गया है कि इनकी जजों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हैं, इनकी नियुक्ति न्यायपालिका ही करेगी। इनकी नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। केवल जे लोग ये जो यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे उन पर सरकार और राष्ट्रपति मंजूरी देंगे। यह महत्वपूर्ण अधिकार, इतने व्यापक अधिकार न्यायपालिका को क्यों दिए गए हैं? क्योंकि न्यायपालिका का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न्यायपालिका का कार्य भारत में कानून का शासन स्थापित करना, कानून का पालन करवाना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कर्तव्य निश्चित करना। यदि किसी में विवाद है तो उनका निर्धारण करना, उनकी सुनवाई करना, उनका जो है संज्ञान लेना, उनकी समीक्षा करना और सही गलत का निर्धारण करना और निर्णय करना। न्यायपालिका का काम स्केलिंग का, लाइनिंग का, पॉइंटिंग का होता है कि यह जगह बिल्कुल सही है, यह लाइन इधर से ये इसके अधिकार, इधर से इसके अधिकार। स्केलिंग, तराजू से तोलना कि किसके कम अपराध, किसी के अधिक अपराध, किसका न्याय का पलड़ा भारी, किसका अन्याय का पलड़ा भारी। तो ये देखना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका में जो न्याय की देवी की मूर्ति लगी है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वह तराजू हाथ में लिए है। तो वो मूर्ति यह दर्शाती है कि न्यायाधीश आंख बंद करके, यानी उभय पक्ष को देखे बिना, वादी और प्रतिवादी को देखे बिना, अपराधी और पीड़ित को देखे बिना सुनवाई करें और जो पीड़ित है उसके पक्ष में फैसला दें और जो अपराधी है उसको किए हुए दंड से कुछ अधिक मात्रा में दंड दिया जाए। पीड़ित को अधिकतम जो है उसकी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति की जाए और क्षतिपूर्ति पूरी न हो सके तो कम से कम उसे परितोष तो दिया जाए जिससे वह उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। और अपराधी को इतना दंड दिया जाए कि दूसरे अपराधी उससे सबक ले सकें और अपराध करने की उनकी हिम्मत न पड़े। न्यायपालिका की सहानुभूति प्रथमतः पीड़ित के प्रति होनी चाहिए और कानून के शासन का इकबाल होना चाहिए। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि विशालकाय, भयंकर भेष वाला, लाल नेत्रों वाला दंड जिस राज्य में दिन रात घूमता है उस राज्य की जनता चैन से रहती है, चैन की नींद सोती है और आत्मविश्वास के साथ काम करती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यायपालिका इस बात पर खरी उतरती है? क्या भारत में कानून का शासन सुनिश्चित है? क्या ये इतने अपराध हो रहे हैं, क्या वह कानून के शासन को चुनौती नहीं है, उनको चैलेंज नहीं है? हमारी न्यायपालिका इतने महत्वपूर्ण का अधिकार लेकर के क्या कर रही है? उसे क्या करना चाहिए? उसके अधिकार क्या हैं? उसका कर्तव्य क्या है?
क्या हमारे देश के जज इस बात को जानते हैं? उन्हें कॉलेजियम दिया गया है, क्या उन्हें कॉलेजियम की परिभाषा मालूम है कि कॉलेजियम क्या होता है? क्या बताएंगे जज कि कॉलेजियम क्या होता है? कभी इसने 72-73 साल में उन्होंने कॉलेजियम की बैठक ली? कई उदाहरण ऐसे हैं, मैं दे सकता हूँ दर्जनों उदाहरण, जिसमें न्यायपालिका ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, न देश के प्रति, न संविधान के प्रति, न जनता के प्रति, न पीड़ितों के प्रति। वह अपनी सनक में ही रहती है, न जाने क्या करती है न्यायपालिका। जजों की मानसिकता कैसी है? मैं यह कहूँगा कि जो भारत के न्यायाधीश हैं वे सब पहले तो न्याय और अन्याय में फ़र्क ही नहीं जानते हैं कि न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है। इसका उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और जितना आता है उतना भी वो न्याय करना नहीं चाहते हैं। उनकी न्याय में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे सामंती जमाने के वे कोई शहंशाह हों, और वे जो कर रहे हैं वो सही है। उनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही है, पीड़ितों के प्रति क्या कर्तव्य है, यह उन्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं यह जानना चाहता हूं न्यायपालिका से कि क्या अकेले जज कॉलेजियम हो सकते हैं? जजों की समिति, चाहे वो 2 हों या 10 हों या 2 से हों, क्या वह जजों की समिति कॉलेजियम बन सकती है, हो सकती है? ये कॉलेजियम शब्द कहाँ से आया है? क्या कॉलेज शब्द से इसका कोई संबंध है? जज क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि कॉलेजियम शब्द का कॉलेज शब्द से एक गहरा संबंध है, और कॉलेजियम शब्द कॉलेज से ही बना है। जैसे कॉलेज की अपनी एक व्यवस्था होती है, उसी तरीके से न्यायपालिका की कॉलेज की तरह से अपनी एक व्यवस्था अलग से हो। तो क्या हमारे भारत की न्यायपालिका कॉलेजियम का पालन कर रही है? कॉलेज में क्या केवल स्टाफ और प्रिंसिपल ही मिलकर के कॉलेज बन जाते हैं, या इसके कुछ और अंग हैं? क्या विद्यार्थी कॉलेज का अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? मैनेजमेंट कॉलेज का अंग होता है कि नहीं होता है? गार्जियंस कॉलेज का अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? और अच्छा कॉलेज कौन सा माना जाता है? जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा होशियार हों, ज़्यादा सक्रिय और सजग हों, ज़्यादा पढ़ रहे हों। यदि जिस स्कूल में विद्यार्थी नहीं हो, विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो, विद्यार्थी कुछ सीख नहीं पा रहे हों, तो वो कॉलेज अच्छा नहीं, खराब माना जाता है। इसी तरीके से न्यायपालिका में केवल जज कॉलेजियम नहीं बन जाते हैं। कॉलेजियम में मेरे विचार से जजों के साथ साथ बार काउंसिल यानी वकील भी आते हैं, और पुलिस तथा जांच एजेंसियां भी आती हैं, और जो और सरकार है वह सरकार भी आती है। जैसे कॉलेज में प्रबंधक परिषद होती है, उसी तरीके से न्यायपालिका की प्रबंधक परिषद सरकार है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति ये सब आते हैं। मैंने एक बार पढ़ा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक ने कहा कि हमने सदन को कई बार लिखा कि वो कानून में संशोधन परिवर्तन करें, कानून बनाएं, लेकिन सदन ने सुना नहीं। मैं इन जजों को यह पूछना चाहता हूं कि तुम कानून जानते कितने हो, कितना कानून जानते हो? आपको किसने अधिकार दिया कि तुम सदन को लिखो? वो तो सदन में भी तुम्हारे जैसे ही लोग बैठे हैं, उन्हें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या उनके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। अन्यथा न्याय उसमें सदन में यदि सजग व्यक्ति बैठे होते तो आप पर सदन की अवमानना का केस चला करके और आपको दंडित कर देती। लेकिन नहीं, जैसा सदन है वैसी न्यायपालिका है।
मैं न्यायपालिका से जानना चाहता हूं कि आपको शपथ कौन दिलाता है? पदासीन होने का अधिकार कौन देता है? क्या राष्ट्रपति देता है? और सदन को शपथ कौन दिलाता है? सदन का नेता कौन होता है? तो आपका समकक्ष आपकी बात को माने, यह जरूरी नहीं है। आपने सदन को लिखा, यह गलत है, क्योंकि आप और सदन, सांसद आपके समकक्ष हैं, आप उनसे ऊपर नहीं हैं, बल्कि सदन जो है न्यायपालिका से कुछ ऊपर है। आपको चाहिए था कि आप राष्ट्रपति को लिखते, राष्ट्रपति फिर सदन को संदेश देते, और उस स्थिति में सदन उस विचार को, उस बात को बिना विचार किए हुए रिजेक्ट नहीं कर सकता था। उस पर विचार होता, लिखित में आता, चर्चा होती। लेकिन आप लोग ये जानते ही नहीं हो कि व्यवस्था क्या है। आप फिर से कुछ लिखना हो तो राष्ट्रपति को लिखें, राष्ट्रपति सदन को भेजेंगे, और सदन राष्ट्रपति के किसी भी संदेश को बिना कार्यवाही में लाए, लिखित में पटल पर रखे बिना, उस पर विचार किए बिना रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उस स्थिति में जनता तो समझेगी कि न्यायपालिका की बात सही है या सदन की बात सही है। जज अपने कर्तव्य को समझें। जजों ने तमाम सेक्स संबंधी जो फैसले दिए हैं वे बहुत ही गलत हैं। विवाह पूर्व सेक्स करना, विवाह के बाद, विवाह में रहते हुए दूसरे पति और पत्नी से सेक्स करना, बिना विवाह किए लिव इन रिलेशन में रहना, पुरुष का पुरुष के साथ विवाह करना, स्त्री का स्त्री के साथ विवाह करना, ये आपने कानून बना रखे हैं, कह रखा है कि ये सब सही है। मैं पूछता हूं कि ये सब सही है तो गलत क्या है? क्या विवाह करना ही गलत है? विवाह करना गलत है तो फिर आप एक यही फैसला दे दें कि सब कुछ विवाह के बिना होगा, विवाह नहीं किया जाएगा, क्योंकि विवाह करना गलत है ना आपकी निगाह में, तो आप इसे फैसले को दें। या विवाह करना सही है तो फिर ये विवाह संस्था को इस तरीके से कमजोर न करें, उसे अपमानित न करें, विवाह संस्था का मान और महत्व न घटाएं, विवाह संस्था को इज्जत दें। ये क्या हो रहा है? भारत में एक पुरुष और एक स्त्री की व्यवस्था थी, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की सरकार ने, सदन ने, प्रशासन ने मिल करके इस देश को यूरोप और अरब जैसा बनाना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आपकी मंशा है सरकार के चारों अंगों की, सरकार की, सदन की, प्रशासन की और न्यायपालिका की और मीडिया की भी और फिल्म जगत की, इन छहों का यदि ये विचार है कि यूरोप की, अरब की संस्कृति अच्छी है, जिसमें जो है आदमी का और औरत का व्यवहार जानवरों जैसा हो, एक माँ को छोड़ करके बाकी सब औरतें पत्नी के रूप में या रखेल के रूप में या सेक्स स्लेव के रूप में, सेक्स वर्कर के रूप में हों, या यही सब विचार है तो फिर आप विवाह संस्था पर ही रोक लगा दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छी तरीके से भारत की जो परंपरा है उसके अनुसार एक पुरुष और एक स्त्री की व्यवस्था को मान और महत्व दें। डॉक्टर कहते हैं कि समलैंगिक सेक्स से यौन संबंधी बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। तमाम रिपोर्टें हैं कि जो समलैंगिक सेक्स के विरोध में है, लेकिन आपने उसे जायज़ ठहरा दिया। क्यों भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? पत्ते पर पत्ता पीटने से क्या बच्चा पैदा हो जाएगा, वंश चल जाएगा, संतति चल जाएगी? या खूंटे से खूंटा लड़ाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, वंश चल जाएगा, संतति पैदा हो जाएगी?
ये बेहूदपने के निर्णय क्यों करते हो? शासन का काम समाज के आदर्शों को मिटाना नहीं, उनका पतन करना नहीं है, समाज के आदर्शों को यथावत बनाए रखना है। ये बेहूदे अपनी जो मानसिकता है, गंदी मानसिकता, उसे समाज पर नहीं थोपा जाए। और मैं यह कहता हूँ कि भारत की सरकार ने, पहले भारत में गर्भपात अपराध था, लेकिन भारत की सरकार ने 20-30 वर्ष पहले एक कानून बनाया जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए, क्या अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाओ, और इस पर अरबों खरबों रुपया इस बात के प्रचार में खर्च किया। लिहाजा उसका परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या घट गई, लैंगिक अनुपात बिगड़ गया, अब लड़के कुंवारे रहने लगे। ठीक है, समाज में बलात्कार व्यभिचार बढ़ गया, तो अब इनको चिंता हुई कि लड़कियों की संख्या बढ़े, तो अब फिर नया कानून बनाया कि गर्भपात जो है अपराध है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। लेकिन जनता में कोई एक बात फैल जाती है तो उसे रोकना फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में प्रति 1000 पर 900 के लगभग लड़कियां हैं, 10% लोग कुंवारे रहने की स्थिति है, तो ये क्या करेंगे? ये अपने को कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उपाय है इसके लिए? क्या सांसद, मंत्री, अधिकारी, जज अपनी लड़कियां उनको देंगे जो कुंवारे रह जाएंगे? नहीं। इसके बाद आपने एक विशेष समुदाय के लोगों को, सीधा सीधा मुस्लिम लोगों को आपने 4 शादियां करने का अधिकार दे दिया है। 4 शादियां तो अनेक करने का, 4 बीवियां एक साथ रखने का अधिकार दे दिया है। ये भाई किसके जो है, किस आधार पर किया है? भारत का नागरिक, भारत एक राष्ट्र है, भारत राष्ट्र की एक नागरिकता है, और भारत की नागरिक राष्ट्र की एक इकाई है। भारत का संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, न कि समुदाय को। इस्लाम कहता है कि जब औरतें ज़्यादा थीं तो चाहे कितनी शादियां करो, 4 बीवी एक साथ रखो। अब मैं इन इस्लाम वालों से, कुरान वालों से, ये जो मुल्ला हैं जो फतवे बात बात पर देते रहती हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि अब औरतें कम हैं तो कुरान में क्या लिखा है कि एक बीवी को कितने मियाँ रखें, या एक बीवी कितने मियाँओं से शादी करे? जब औरतें ज़्यादा हैं तो 4-4 का एंजॉय करो। अब औरतें कम हैं तो 4 मियाँ एक औरत में गुजारा क्यों नहीं करें? इसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं, क्या कहता है अल्लाह, क्या है इस पर फतवा? ये बेहुदा कानून तुरंत समाप्त किया जाए। औरतों में भी जान होती है, उनका भी स्वाभिमान होता है, उनके भी दिल होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी ठेस पहुंचती है। ये 4 बीवियां एक साथ रखने पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इससे दूसरे धर्म और संप्रदाय के व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है। न्यायपालिका अपने अधिकार को समझे और कानून को समझे। नागरिकता 2 प्रकार की नहीं है। सरकार के तमाम कानून मौलिक संविधान के विरुद्ध होने के आधार पर न्यायपालिका ने निरस्त किए हैं। और यह बात मैंने ही सन 77 में जनता पार्टी के लोगों को बताई थी कि 42वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में याचिका डाल करके न्यायपालिका से मूल संविधान के विरुद्ध होने के आधार पर निरस्त करवा दो। यद्यपि केशवानंद भारती का फैसला पहले आ चुका था, लेकिन यह सुझाव विचार मैंने दिया था। इसके अलावा नेहरू ने जो 9वीं अनुसूची बना रखी थी उसमें 85 कानून डाल दिए थे और ये लिख दिया था कि इस पर न्यायपालिका विचार नहीं करेगी। तो वह मैंने बताया कि न्यायपालिका को इस पूरी 9वीं अनुसूची पर विचार करने का अधिकार है और वह विचार कर सकती है। स्वतः संज्ञान लेने का मैंने बताया, तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेने लगी, पहले नहीं लेती थी। न्यायपालिका अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे और
यह जो मैंने देखा दिल्ली में या दूसरी जगहों पर, या दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम के संबंध में, और भी कई सैकड़ों मामलों में, कि सरकार लिख करके दे देती है कि व्यापक हिंसा और उपद्रव होगा, जनधन की हानि होगी, तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका यह आदेश दे राष्ट्रपति और राज्यपाल को कि जो सरकार संविधान का पालन नहीं कर पा रही है, न्यायादेश का पालन नहीं करवा पा रही है, उस सरकार को भंग किया जाए और दूसरी सरकार बनाई जाए, दूसरी सरकार गठित की जाए। इस स्थिति में सरकार उस फैसले को अवश्य लागू करेगी। यदि विधायिका उसी व्यक्ति के नेतृत्व में फिर से सरकार बना देती है, यानी उसी व्यक्ति को दोबारा, जो पहले था सरकार में मुख्यमंत्री, जो पहले था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसी को फिर विधायिका चुन देती है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो है राष्ट्रपति को कहे कि अमुक विधायिका या सदन जनता से फिर इसी मुद्दे पर खास तरह से इसी मुद्दे पर जनादेश लेकर के आए। उस स्थिति में सरकार और सदन दोनों घुटनों के बल बैठ जाएंगे और सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक भावना से या निजी राजनीतिक लाभ से जो अदालत के आदेशों को नहीं मानते हैं, उनको मानने लगेंगे। और इसके साथ में एक और बात कहता हूं कि यदि इसके बाद भी नहीं मानते हैं, तो मेरे पास एक और सुझाव है, दाव है, पॉइंट है, उसे मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पहले इन दो बातों को न्यायपालिका लागू करे और समझे, मेरी पीड़ा को, मेरी बात को समझे और देश और देश की जनता के हित में काम करे। और इसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो वह मेरे ऊपर केस चला दे, देशद्रोह का केस चला दे या न्यायपालिका की अवमानना का केस चला दे और मुझे सजा ही दे। या तो वो मेरी बातों पर विचार करे, और विचार नहीं कर सकती है तो मुझे दंडित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप सभी लोगों को नमस्कार।